हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का जो 2016 का पेपर था उस पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आपके पेपर में टोटल 18 प्रश्न आते हैं, जिसमें से शुरुआत के 5 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। तो आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे, यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो आज हम पूरे के पूरे 18 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, आप देखना इस पेपर को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। पूरे 18 क्वेश्चन और पूरे के पूरे नंबर आपके हैं, बस अंत तक बने रहना। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ लिख दिए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 3 सही 3/8 का घनमूल बताना है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। 3 सही 3/8 का घनमूल बताना है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि घनमूल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। भाई घनमूल का मतलब होता है कि क्यूब रूट हमें निकालना है। जो भी संख्या दी गई है उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो संख्या हमें दी गई है 3 सही 3/8, तो मैं लिख लेता हूँ 3 सही 3/8। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 8 त्रिक 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27/8। क्यूब रूट निकालना है। भाई घनमूल का मतलब हमेशा क्यूब रूट ही आपको समझना है। तो इसका मतलब ये भाई 27 किसका हो जाएगा 3 का, और 8 किसका हो जाएगा 2 का। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 3/2 आएगा, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 करोगे तो 27 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो 8 आएगा। 3 के पेयर बना के 1 ले लेंगे तो 3/2 पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा गया था किसी विकर्ण दिया गया कि इसकी वर्ग की, तो आपको भुजा बताना। देखो सिंपल सा प्रश्न है। हमें पता है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का जो डायगोनल होता है विकर्ण वो होता है a√2, और इसी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5√2 दी गई है। अब हमें सिंपल से भुजा बताना है, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो आसान से प्रश्न यहाँ होंगे। √2 से रूट को कैंसिल, a बराबर कितना आ गया 5, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दिया गया है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। मेरी बात को ज़रा समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन इस क्या दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी 1/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम कब बता पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, जब हमें थीटा की वैल्यू पता होगी। और हम थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा मेथड है। हमने साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू याद कर रखी है कि कॉस 30 अंश का मान इतना, कॉस 45 अंश का मान इतना, कॉस 60 अंश का मान इतना। तो हम यहाँ पर स्क्वायर हटा दें। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। दोनों पक्षों का हमने रूट ले लिया। जब रूट ले लिया तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, यानी बेसिकली ये कितना आ गया कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट निकालोगे 1/√2 आ जाएगा। अब आप बताओ कॉस किस थीटा का मान 1/√2 होता है, 45 डिग्री का मान। यानी अगर मैं कह दूं कि कॉस थीटा के स्थान पर क्या रखूं कि 1/√2 आए, तो आप कहोगे सर थीटा का मान 45 डिग्री होगा। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं 45 डिग्री पर। तो अगर ये थीटा 45 डिग्री आ गया तो बस सीधे बता दो साइन स्क्वायर थीटा कितने डिग्री 45 डिग्री। तो आप कहोगे सर कि साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री का मान, तो इसका मतलब 1/2 है। अगर मैं इसका 1/√2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 1/2 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, तो 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझना, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री है। अगर 45 डिग्री रखकर उसका वर्ग करेंगे तो एक्चुअल में तो आएगा तो ही 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है। बस इतनी बात समझ रखना कि साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान बराबर होता है 1/√2 1/√2 है। तो समझ गए हो ना इन चीज़ों को। बेसिक क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो। प्रश्न संख्या 4 जो है ये डायरेक्ट थ्योरी पर बेस्ड है। ये मतलब मैंने आपको बताया था, जब सर्कल मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक थ्योरी आपको बताई थी, हो सकता है आपको वो थ्योरी याद हो। मैंने बताया था कि
कि अगर कोई सर्कल है और कोई सर्कल का ये सेंटर है, अगर इस सेंटर पर मान लिया यहाँ पर कोई जीवा, मान लिया ऐसे कोई जीवा खींच दी गई है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये भाई देखो यहाँ पर AC है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि एक एंगल मैंने ये बना दिया और एक एंगल मैंने ये बना दिया, ऐसे करके मैंने 2 एंगल बना दिए, तो ऑलवेज मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा, जो परिधि पर एंगल बनता है ना, वो हमेशा आधा होता है किसका, सेंटर पर बने एंगल का। या यूँ समझ लें कि अगर यह एंगल हमारा x है, यह एंगल हमारा x है, तो यह एंगल कितना होता है, 2x होता है। मतलब अगर सेंटर पर बना एंगल हमेशा 2 गुना होगा किसके, परिधि पर बने एंगल के। तो बस वही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में आपको ACB का मान बताना है। ACB दिया गया है, AOB इस एंगल का मान आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट सी बात है, सीधे लगा सकते हो। कौन सा एंगल दिया गया है आपको, ये एंगल दिया गया है ACB। ACB कितना दिया गया है भाई, तो 40 डिग्री दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये एंगल पूछा है, आप कैसे बताओगे, 40 का डबल कर दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 40 का डबल, वैसे इसमें और भी कंसेप्ट लगेंगे, बस ये बहुविकल्पी है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। बाकी सर्किल इसमें और भी कंसेप्ट लगेगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 आपके त्रिभुज हैं, त्रिभुज का कंसेप्ट लगा के आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका उत्तर कितना आएगा, 80 अंश इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहोगे तो मैं आपको इसको प्रूव करके बताऊंगा ये कैसे होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा, और मैंने बता भी रखा है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 4 का उत्तर 80 डिग्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यह प्रश्न 110% पेपर में देखने को मिलेगा। ये कह रहा, किसी संख्या के वर्गमूल में यदि 2 अंक हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में यदि 2 अंक हैं तो संख्या हो सकती है। मतलब संख्या कितने अंकों की हो सकती है। अब मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अच्छा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं ले लेता हूँ, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 98, 0 1 आएगा क्या, 9 9 81 का 1 हासिल आ गया, 8 9 9 81, 81 दूना 162, 8 70, 17 हो गया, 9 9 81, 10 91, 7 98, यानी 99 का वर्ग कितना आएगा, 9801, जो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे कह देता हूँ, मान लिया मैंने कहा 37 का वर्ग बताऊँ, तो 37 का वर्ग आप कैसे, 7 7 49 कैरी 4 आ गया, 7 त्रिक 21 दूना 42, 4 46 के 6 हासिल 4 आ गया, 3 त्रिक का 9 9 4 कितना हो गया, 1369 हो गया। अब मैं थोड़ा सा और नीचे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं और नीचे बढ़ूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि 16 का स्क्वायर बता दो कितना होता है, तो आप कहोगे सर 6 4 के 36, 6 कम 6 दूनी 12, 3 15, 1 1 1 2 256 होता है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो भी संख्या 2 अंक की आएगी, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो भी संख्या 2 अंक की आएगी, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो भी संख्या 2 अंक की आएगी। यानी कहने का मतलब कि 2 अंक की किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे तो वो अधिकतम कितनी संख्या, कितने अक्षर आएंगे, कितने अंकों की संख्या बनेगी, 4 अंकों की, क्योंकि सबसे बड़ी 99 होती है भाई 2 अंकों की संख्या, और 99 का वर्ग करोगे तो 98 0 आएगा। यानी सबसे ज़्यादा 4 अंक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 से कम तो होंगे नहीं। तो कहने का मतलब जो भी संख्या होगी उसमें 3 अंक और 4 अंक दोनों होंगे, 3 अंक और 4 अंक बोथ, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रूव करके बताया है कि 2 अंकों की आप कोई भी संख्या का वर्ग निकालो, 99 का निकाला 9801, इसमें 4 अंक हैं। वही 2 अंकों की संख्या में 16 पे आ गया, 16 का स्क्वायर निकाला तो 256, आप 15 का निकालोगे 225, 3 अंक आ गए। यानी 3 से तो कम नहीं हो सकते हैं अंक, और 4 से बड़े नहीं हो सकते हैं। अधिकतम 4 अंक आएंगे और कम से कम 3 अंक आएंगे। तो बोथ 3 एंड 4, 3 एंड 4
बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे 1 और 2 अंक, 2 और 3 अंक, 3 और 4 अंक, 4 और 5 अंक। तो 3 और 4 अंक वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए अब पहुँचते हैं हम, बहुविकल्पी प्रश्न हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे अपने हम लैंग्वेज वाले प्रश्नों को। ठीक है ना जी, लैंग्वेज वाले प्रश्नों को देखेंगे। आओ भाई, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखो अब ये कंसेप्ट आपके सारे बहुविकल्पी में वही लग रहे हैं जो आपने पढ़ रखा है, और वहीं से क्वेश्चन अभी देखना आपके अति लघु उत्तरी बनेंगे और लघु उत्तरी भी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात कर लूँ, ये हमसे क्या कह रहा है, तो बहुलक बताना। देखो इसमें दिया गया है 1 0, उसके बाद है 5, फिर 0 7 0 8 और 9। इसका बहुलक बताना है। बहुलक मैंने आपको बता रखा है, कितना सिंपल है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, अगर मैं 0 की बात करूं 1 2 3, 0 कितनी बार आया, 3 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बेसिकली आप बताओ हमें, 0 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। बहुलक क्या होगा, 0 होगा। बाकी कोई संख्या आई ही नहीं है आपकी, 2 बार भी नहीं आई है, 3 बार क्या आया है आपका, 0 आया है, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं क्या कह रहा है, इसको हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूब रूट ऑफ। क्वेश्चन को नोट कर लेना, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। 343 इसका मान बताना है। क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 343 कैसे लगाएंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 125 को मैं 5 इंटू 5 कह सकता हूँ, इंटू 343 को मैं 7 इंटू 7 कह सकता हूँ। अब क्यूब रूट लगा है ना, तो 3 का तो ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर, तो ये एक 5 कहाँ आ जाएगा बाहर, और एक 7 बाहर आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 35 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, 35 होगा। 1 घंटा बहुत ज़्यादा है आपके पेपर के लिए, अगर आपने तैयारी ढंग से की है। अगर आपने हमारी सारी क्लासें देखी हैं तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और डर बिल्कुल भी दिल में नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक बेलन की आपको त्रिज्या दिया गया है, एक बेलन की रेडियस कितनी दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तथा क्या दिया गया है भाई, हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, वक्र पृष्ठ बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे हैं, वक्र पृष्ठ आपको बताना है। ठीक है ना। आप 2016 का पेपर उठा के देख लेना, पूरा का पूरा पेपर वही मैं हल करा रहा हूँ। देखो बेलन में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है, आप अच्छे से वाकिफ हो कि बेलन का वक्र पृष्ठ वही होगा जो आप में क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, बस इसमें h एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम h से इंटू करा देते हैं, यही बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 इंटू πr का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r कितना है सर 5, और हाइट कितनी है 14। काट दो, 7 से काटेंगे 2 बार में, और 5 दूनी 10, 22 दूना 44, दहम्मत 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना भाई। देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 88 पंचे 440 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट जवाब। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो के लास्ट में कि जितना आपने पढ़ रखा है, जितना मैंने पढ़ाया है, क्या उसके बाहर एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन अगर हो तो आप ज़रूर हमसे बताना कि सर हाँ उसके बाहर क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका ये क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, 7 8 ठीक है सर। ये क्वेश्चन कह रहा है 9, ये 8 नहीं 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है 9 बाई
9/49 और माइनस के क्या है 4b² के गुणनखंड करने हैं। इसके फैक्टर आपको करने हैं, गुणनखंड करो। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मैंने क्लास में करा भी रखा है ये क्वेश्चन आपको। आप देखो ये फैक्टर वाले क्वेश्चन तो मैंने ये क्वेश्चन करा भी रखा। मैं बेसिकली इसको कह क्या सकता हूँ, मैं इसको 3/49 को मैं 7 और a को मैं a², मैं इसका होल स्क्वायर कह सकता हूँ। भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9, a का करेंगे a², 7 का स्क्वायर करेंगे 49, बात तो वही बन जाएगी। मैं 4 को 2 और b को b, ये 2b का स्क्वायर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब मैंने एक सरसंख्या आपको पढ़ाई थी कि a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस में b, यही तो होता है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर कुछ समय के लिए आप इसको a मान लो तो ये भी आपका a² बन जाएगा। कुछ समय के लिए आप इसको a मान लो, माइनस इसको b मान लो तो ये b² बन जाएगा। तो ये चीज़ इस फॉर्म में अप्लाई हो सकती है ना। तो कहने का मतलब एक बार इसको हम अगर प्लस में लिख लें तो ये हो जाएगा 3/7a और प्लस में हो जाएगा 2b, हमने एक बार प्लस में लिख लिया। और एक बार हम माइनस में लिख लेते हैं 3/7a माइनस के 2b, हो गए गुणनखंड। क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ये सरसंख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुणन के लिए, तो ये सरसंख्या आपको कई बार लगानी पड़ेगी, तो इसको आप ज़रूर याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फिर आप उसको देखिए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेसिकली उसका फार्मूला आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि समचतुर्भुज का फार्मूला। देखो यहाँ पर एरिया इसके दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर हमें डायगोनल दिए गए हों, अगर हमें क्या दिए गए हों, विकर्ण दिए गए हों, तो विकर्ण अगर दिए गए हों तो हम निकालेंगे d1 इंटू d2/2। अगर हमें विकर्ण दिए गए हों तो हम इस तरीके से एरिया निकालेंगे, और अगर विकर्ण नहीं दिए गए हैं तो डायरेक्ट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। याद रखना इस बात को, इस पर कल को क्वेश्चन भी बन सकता है। आधार गुणे ऊंचाई बहुविकल्पी में आपको दे देगा कि एक समचतुर्भुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, क्षेत्रफल बताओ, तो आधार और ऊंचाई का गुणा कर देना, बस आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। आओ प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है उसको ज़रा समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि वृत्त, एक वृत्त का क्या दिया गया है, एक वृत्त का व्यास आपको दिया गया है। एक वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो पूछे क्या गया है आपसे, पूछे वृत्त की परिधि ज्ञात करो। सर्किल की आपको सरकमफेरम बताना है, वृत्त की परिधि क्या है ये आपको बताना है। कितना सिंपल सा प्रश्न है। अगर मैं आपको एक फिगर बना के बताऊं तो ये हमने मान लिया हमारा सर्कल है। सर्कल में आपको पता है बीचों बीच में सेंटर होती है, सेंटर से चारों तरफ की दूरी बराबर होती है। तो अगर ये पूरा क्या होगा, डायगोनल होगा, ये पूरा डाईमीटर होगा, ये पूरा आपका डाईमीटर होगा, कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी पूरी लंबाई आपको 14 दिया गया है। मैंने आपसे बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको व्यास दिया गया हो तो व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या आ जाएगा, और त्रिज्या का डबल कर दोगे तो व्यास आ जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि त्रिज्या लास्ट में निकालने के बाद आपसे व्यास पूछा गया,
तो याद रखना जब व्यास पूछा गया तो त्रिज्या का डबल कर देना, और जब व्यास पता है त्रिज्या आपको निकालनी है तो उसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो हमें त्रिज्या पता चल गई, और वृत्त की परिधि क्या होती है, ये तो बहुत आसान है, सभी को पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। अभी जस्ट बताया, अगर मैंने h से इसमें गुणा करा देना है तो ये बेलन की क्या बन जाएगी, लिटरल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैं यहाँ से निकालूंगा 2 × 22/7πr के मान, रेडियस है 7 तो मैंने 7 रख दिया, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ये आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर एरिया पूछेगा तो एरिया का फार्मूला आप पता ही क्या होता है, πr²। अगर हम इसमें h से गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा लंब बेलन का टोटल सरफेस एरिया, है ना, सॉरी बेलन का आयतन, और यहाँ पर अगर मैं h को हटा दूंगा तो ये बन जाएगा πr² वृत्त का क्षेत्रफल। अगर स्क्वायर में ये पूछता तो हम क्षेत्रफल निकाल देते, लेकिन हमसे परिधि पूछा था तो इसलिए 44 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। अभी 7 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं और अब आगे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करने वाले मिलेंगे, तो बस आपको लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके 18 सही हुए हैं। 18/18 तो सबके आने ही आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस बात को समझिए। ये कह रहा एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब है आपका, समलंब की जो समांतर भुजाएं हैं, समलंब की जो समांतर भुजाएं हैं क्रमशः आपको दी गई हैं, और कितनी कितनी दी गई हैं, 15 मीटर और 8 मीटर। 15 मीटर एंड 8 मीटर हैं, 15 मीटर और 8 मीटर हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है समलंब का, अच्छा बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी भी दी गई है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 12 मीटर है। तो पूछा है क्षेत्रफल बताओ, समलंब का क्षेत्रफल बताओ। अब समलंब चतुर्भुज पर मैंने एक पूरी क्लास ली है, 45 से 50 मिनट की क्लास है, और मैंने उसमें सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे। उसी का एक क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ प्रश्न है, आया था। तो हम इसको जानते हैं कि हमारा समलंब कैसे बनता है। भाई समलंब हमारा ऐसे बनता है, भाई ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, जिसमें दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो आपको पैरेलल दिया गया है, एक तो है आपकी 8 मीटर और एक कितनी है सर 15 मीटर, और डिस्टेंस हाइट बीच की कितनी दी गई 12 मीटर, तो ये 12 मीटर हो गई। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, और आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 b1 प्लस में b2 और इंटू h हो जाता है। समांतर भुजाओं का योग करके उनकी हाइट से गुणा करा के उसका आधा कर दोगे, समलंब का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। रख दीजिए मान 1/2 b1 b2, कोई भी आगे पीछे रख दो, चाहे ये चाहे ये, क्योंकि ऐड करना दोनों पॉजिटिव है, 8 5 13 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + के 15 इंटू h कितना है, तो h है 12, ये देखो h है 12, 2 से काटा कितनी बार 6 बार में, उत्तर कितना आएगा 8 5 5 5 10 23, ये 23 और इंटू कितना आ जाएगा 6 6 3 18, 1 आ गया, 6 दूनी 12 1 13, 138 मीटर स्क्वायर, 138 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 138 मीटर स्क्वायर। देखो 18 में 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, और 6 से काटा तो 6 3 18, हासिल कितना आ गया 1, 6 दूनी 12 1 13, 138। इतना कर ले बहुत लोग। पिछली बार कई लोगों ने तो हमसे बताया था कि सर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था, यूनिट हमको गलत लग गई। देखो जो 1-2 नंबर से मैथ में जिनका बैक लग जाता है ना, उनका मोस्टली यही कारण होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाएंगे लेकिन यूनिट लास्ट में गलत कर देंगे, तो भी नंबर कट जाएगा। यूनिट का याद रखो, यूनिट मीटर में थी, मीटर मीटर मीटर, इसीलिए क्या है मीटर में, हमेशा एरिया मीटर में हुई, वो मीटर स्क्वायर में, जो भी आएगा यूनिट जो भी होगी वो वर्ग में होगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 13, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कह रहा समीकरण दिया गया है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 को हल करो। इसको हल करना है। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दावे के साथ कहा है कि आएगा और आएगा और आएगा। जब तक डीएलएड है, जब तक डीएलएड के सेमेस्टर में ये आपको दिया गया है द्विघात समीकरण, तब तक यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैंने तो आपको इतना अच्छे से बता रखा कि आप दूसरे को बताओ कि बेसिकली हम इसकी तुलना किससे करते हैं, इसको हम कंपेयर किससे करते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यही होती हैं। तो a के स्थान पर कितना है 6, मैं लिख लेता हूँ a बराबर 6। b के स्थान पर कुछ नहीं है, माइनस लगा मतलब माइनस का 1। c के स्थान पर कितना है माइनस के 2। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी मतलब 6 इंटू माइनस के 2, तो 6 इंटू माइनस के 2 करेंगे तो ये निकल कर आएगा माइनस का 12। अब इनको ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ दो, ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ दो कि b के स्थान पर जो नंबर है वो नंबर आना चाहिए। तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 तियाँ 12, भाई 4 तियाँ 12 करेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर लाना है माइनस के 1, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, छोटी वाली संख्या को प्लस कर देंगे, यानी इसके गुणनखंड -4 और +3 आएंगे। अब क्वेश्चन लग गया भाई। 6x² एज इट इज़ रहेगा। हम इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4x और प्लस में 3x, तभी तो माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस का x बचेगा, वही है माइनस के 2 बराबर 0। अब दो देखो यहाँ पर कॉमन ले लो भाई, इधर कॉमन क्या मिल रहा है 2x कॉमन मिल गया, 2 तियाँ 6 और ये x 1 बच गया, माइनस के 2 दूनी 4, 3x माइनस के 2 प्लस के 1 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 1 कॉमन ले लूँगा तो भाई 3x माइनस के 2 ही बच जाएगा और बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो अब दोनों के बराबर 0 है, मतलब 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। x की एक वैल्यू 2/3 आ गई। यहाँ से 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा। ये x का दूसरा मान आ गया। अब अगर उत्तर की जांच करने को कल को कह देगा तो चाहे ये वाला मान x के स्थान पर रख देना, चाहे ये वाला मान रख देना, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है और ये प्रश्न आपका 2 नंबर का आया है, सोच लो 2 नंबर का प्रश्न ये आया है। और मैंने आपको तो इससे काफ़ी अप लेवल पर चीज़ें सिखा रखी हैं, है ना। तो आप सोचिए एक बार, आप ना कॉमन सेंस लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपको मैंने किस लेवल का पढ़ाया है। खुद एक बार आप सोच लीजिए, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें सारी आप समझते हो, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, कितने नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रही है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक कोण आपको दिया गया है, स्लंट हाइट इसकी, एक शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई वो कितनी दे रखी है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या दे रखा है इसमें, और दे रखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, भाई रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर है। तो बस आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जानने की कोशिश कर रहा है। शंकु का आयतन क्या होगा वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। चलो एक बार देखो, शंकु कैसे बनता है भाई, हम अगर अपोजिट बना दे तो शंकु हमारा ऐसे बनेगा ना। ये सेंटर से हम इसको मिला देते, ये स्लंट हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, तो रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या आपको हाइट पता है
क्या ऊंचाई पता है? नहीं पता है ना। और शंकु का आपसे आयतन पूछे है, शंकु का आयतन होता कितना है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर देते हैं तो शंकु का आयतन पता चल जाता है। एच नहीं पता है, एच कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फिर से ज़रा एक बार देखो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, एच आपको ज्ञात करना है। आर है 6 का स्क्वायर करोगे 36, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 64 आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाएगा रूट, और रूट 64 का मतलब 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो हाइट है कितनी निकाल लिया मैंने? 8 सेंटीमीटर हाइट निकाल लिया। अब जब हाइट पता है तो बस लग गया भैया, 1/3 पाई आर का मान होता है 22/7 आर। आर कितना है ज़रा क्वेश्चन में देख कर बताओ? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इनटू एच। एच कितना निकाले हो मेरे दोस्त? 8 सेंटीमीटर एच निकाले हो। फिर से देखो, 1/3 था, पाई आर का मान 22/7, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, एच है 8। 3 से मैंने काटा कितनी बार में? 3 एकम 3 दूनी 6, 12 बार में। तो क्वेश्चन कितना, आंसर कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 के 4, कैरी हमारा 2 आ गया, 12 दूना 24, 25, 26, 264 इंटू 8/7। फिर से मैं गुणा करा देता हूँ, 8 चौक 32 के 2, 3 आ गया, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ोगे 51 का 1 हासिल 5 आ गया, 8 दूनी 16, 16 5 हो गया 21, यानी 21/7। और ये आयतन है, आयतन हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है। सारी यूनिट सेंटीमीटर थी तो हम लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्वेश्चन का क्या आएगा? परफेक्ट आंसर आ जाएगा 21/7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से आप काट भी सकते हो, 7 तियाँ 21, 0 7 एकम 7, 301 दशमलव कुछ आ जाएगा। आप काट के भी उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? एक बार आप बताओ क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं, है ना। चलो जी, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15, उसको ज़रा समझते हैं क्या है, समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न संख्या 15 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ज़रा समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, केवल फिगर में ड्रा कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज आप पढ़ लेना। फिगर में ड्रा कर रहा हूँ, बस ऐसे करके आपका एक क्या बना है? सर्कल बना है, और यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे करके ये ऐसे और ये ऐसे, ये है A B C और D। यहाँ पर एंगल दिए गए 90, 95, 90, ये है 90, ये है 95 और ये है 90। आपसे क्या पूछे है? आपसे पूछे है एंगल A बराबर C, तो एंगल A का मान, एंगल A का मान पूछे है मेरे भाई। एंगल A का मान ज्ञात कीजिए, एंगल B बराबर 95, तो एंगल D का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एंगल D का मान, आपको बेसिकली एंगल D का मान बताना है। कितने लोग बता सकते हैं? 95 5 80, 95 580, 85 डिग्री आ जाएगा, बस लो ख़त्म काम। ये कहाँ से आया? तो ये क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। एंगल B एंगल D का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल B के सामने एंगल D, एंगल B 95 मैंने रख दिया 95, प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, प्लस जाएगा माइनस कर देगा मेरे भाई, तो एंगल D बराबर 180 डिग्री माइनस के 95 डिग्री, तो एंगल D का मान 95 में 5 कितना हो गया? 100, और ये 80 इधर बच्चा 85 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो सिंपल सिंपल प्रश्न आएंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट जो छोटे छोटे आपके बुक में दिए गए हैं, अगर उनको आप नहीं पढ़ोगे, जो मैंने पढ़ाया नहीं सीखोगे, तो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत कर देंगी आपके साथ। कभी कल को ये
दे सकता है कि ये एंगल मान लिया वो बराबर कर देगा, ये एंगल निकालोगे इनका बराबर करके इनका भी मान निकलवा सकता है। तो अगर बराबर है x x y कुछ भी मान लेना, सम करके 180 के बराबर एक चर की वैल्यू दोनों चर निकल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, क्या कह रहा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, प्रश्न संख्या 16 क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है 7, ये 7, 14, 12, 19, फिर 21, 24 एंड 11 की माध्यिका आपसे पूछे है, माध्यिका मीडियन पूछे है, माध्यिका ज्ञात करो। और मैंने आपको माध्यिका वाला चैप्टर पूरा पढ़ा भी रखा है। देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं पढ़ने का। आज के इस पेपर से आप क्या सीखोगे, आपका देखोगे कि टॉपिक कौन सा टॉपिक आपका क्या है वीक है, आप ये सीखोगे। टॉपिक वीक है, फिर आप कहाँ जाओगे, जो भी टॉपिक वीक है आप जाओगे प्ले लिस्ट के ऊपर। प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप उसी टॉपिक को सबसे पहले देखना जिसमें आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, और फिर आप क्या करोगे, फिर से देखना 2017 का पेपर लगाना, आपके सारे पेपर बन जाएंगे अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सीखोगे। अब मैं बात करता हूँ सर इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको सीक्वेंस में लिखते हैं। मैं इसको आरोही क्रम में लिख लेता हूँ, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 7 है, मैंने 7 को लिखा, काट दिया। 7 के बाद हमें 11 दिख रही है तो हमने 11 को लिखा। फिर 12 है, उसके बाद 14 है, यानी 12 के बाद हो गई 14, और 14 से बड़ी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 19, फिर 21, फिर 24, यानी 19 और 21, फिर हो जाएगी 24। अब हमारा क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए हम एक बार पदों को काउंट कर लेंगे। हमने यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6 7 पद वहाँ थे, 1 2 3 4 5 6 7 पद यहाँ हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है 7, और ये क्या है विषम संख्या है। जब n की वैल्यू एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर होती है, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है माध्यिका हो जाती है n+1/2वां पद। अरे यही ना होती है n+1/2वां पद। n की वैल्यू रखो 7 + 1/2, तो यहाँ से आप चौथा पद देखो कौन सा आ रहा है, 8/2 काटोगे तो 4वां पद आपका कौन सा आएगा, 4वां पद चाहे आगे से गिनो चाहे पीछे से, इसमें नहीं गिनना, इसमें गिनो। 1 2 3 4 14, पीछे से गिनोगे तो भी 14, तो उत्तर कितना आ जाएगा 14 इस क्वेश्चन का सही जवाब। 14 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नोट कर सकते हो 16 नंबर का जवाब आ जाएगा 14। 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को, यहाँ तक बात क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 24 है। 2 संख्याओं का सम आपको दिया गया है कि योग कितना है 24 है। 2 संख्याओं का योग 24 है। इनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। इनमें से एक जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी है। एक संख्या दूसरी की क्या है मेरे भाई, तो दूसरी की 2 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो पूछा गया है संख्याएं बताओ, आपको संख्याएं बतानी हैं। ये सब समझ लो आपके कितने कितने नंबर के हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं और एक लाइन का सॉल्यूशन है। अगर मैं पूरा विधिवत तरीके से लगाने की बात करूं तो आप मानोगे क्या, पहली संख्या आपने x मान लिया। अगर पहली संख्या आपने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी। अब देखो दूसरी संख्या आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली जो भी संख्या, एक संख्या जो भी होगी
वह दूसरे के क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, दूसरे की 2 गुनी होगी। तो अगर एक संख्या x मानी तो दूसरी अपने आप 2x हो जाएगी। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ऐसे आप अगर पॉइंट बना के लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। योग दिया गया है मतलब इनका योग, तो x प्लस में 2x बराबर कितना है 24। मैं कहता हूँ 2 + 1 मिला के कितना हो गए 3x बराबर 24। x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 8। अब जब x की वैल्यू पता है तो संख्याएं बता देंगे। x मतलब पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 2 × x का मान रखे 8, कितना आ गया 16। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 16, यही क्वेश्चन का सही जवाब है। 8 और 16 क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 16 8 को जोड़ोगे तो 24 ही आ जाएगा और पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी भी है। ठीक भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और आप ज़रूर कमेंट करना कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट ज़रूर करना वीडियो के बाद, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा लास्ट यानी 18 नंबर प्रश्न। और ये क्या है, ये कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले, 10 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त की क्या है भाई, वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। 16 सेंटीमीटर क्या है लंबी है। लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो पूछे है जीवा की केंद्र से दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी, सेंटर से आपको बताना है कि जो आपकी जीवा है उसकी दूरी क्या होगी। सेंटर से जीवा की दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न है आपका कि सेंटर से जीवा की दूरी ज्ञात करो। देखो इतने दिन मैंने पढ़ाया है आपको, इतने दिन मैंने पढ़ाया है, तकरीबन 2019 के स्टार्टिंग से लेकर लगभग मार्च से मई से लेकर मैंने आपको, और अब तक मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इस बार मैंने 4th सेमेस्टर को अपना पूरा ज्ञान दे दिया है कि 4th सेमेस्टर में आपको अगर इतना पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है मेरे भाई, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और उसका लाइव प्रूफ आपके सामने आपका पेपर है। और यही नहीं कि 2016 का ही पेपर, 17 का पेपर कराऊंगा, 18 का पेपर कराऊंगा और जो 2019 में हुआ वो भी कराऊंगा। जितने पेपर अभी तक आपके हुए हैं सारे पेपर कराऊंगा। और आप देखना एक भी क्वेश्चन अगर हमारे कंसेप्ट के बाहर होगा तो आप कहना, सारा कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो भी आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, है ना। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया है। अरे कर लो भैया, ये आप ही लोगों के लिए पढ़ाते हैं हम, बाकी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों से, है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं हम इस चीज़ों को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक जीवा है। अगर वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मैंने मान लिया कि यह एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि जीवा कितनी 16 सेंटीमीटर। जीवा कहीं पर भी बना दो, कहीं पर भी जीवा बना दो। अगर हम मान लेते हैं कि यह हमारी यहाँ जीवा हो गई, हम यहाँ पर जीवा मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, हम जीवा मान लेते हैं, ये सेंटर हमारा ओ है। और जीवा कितनी है, जीवा है 16 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या इधर ना बनाकर हम त्रिज्या किधर बना सकते हैं, हर तरफ बना सकते हैं। आप की लंबाई कितनी होगी आपसे ये पूछे हैं। हमेशा याद रखना कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये पूरी 16 थी तो मतलब अगर ये पॉइंट मैं यहाँ से कर लूँ तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8, तभी मिला के 16 हो जाएगा। और ये आपकी रेडियस हो जाएगी। भाई रेडियस इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं ले लो, रेडियस तो बराबर ही होगी ना। और रेडियस कितनी दी है, रेडियस त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या, तो ये तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो यहाँ से।
अगर इसका आप कोई नाम ई मान लो तो ए ई का स्क्वायर या ए ओ का स्क्वायर ऐसे करो, ए ओ का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए ई के स्क्वायर, ए ई के स्क्वायर प्लस ओ ई के स्क्वायर के, ओ ई के स्क्वायर के। ए ओ आपका कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ए ई कितनी है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ ई आपको निकालना है तो ये ओ ई का ही स्क्वायर रहने दो इसको। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा 36, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और 36 का मतलब 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस सेंटर से इस जीवा तक की लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख देना अतः केंद्र से जीवा की जो लंबाई होगी, केंद्र से जीवा की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दूरी आ गई 6 सेंटीमीटर। टोटल 18 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ज़रूर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। जितने गलत हुए कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम है वो चैप्टर देखो आप, और कमेंट भी करो कि सर वो चैप्टर पढ़ा दो। मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा मेरे भाई, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। बस आपसे एक ही चीज़ हम मांगते हैं हर एक वीडियो में कि आप वीडियो में ज़रूर अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें जिनका 4th सेमेस्टर में बैक लगा है, जिनको नहीं पता है कि 4th सेमेस्टर मैथ की तैयारी मैं कहाँ से करूं, तो आप उनको एक बार ज़रूर अपने आप से बताने की कोशिश करो, क्योंकि बस पेपर बहुत जल्द आपका होने वाला है। आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप पेपर की तैयारी फिर से पूरे चैप्टर पढ़ लीजिए, टाइम नहीं मिलेगा इतना। आपको तो बड़े बड़े एग्ज़ामों में टाइम नहीं मिलता है, आपको तो भी समझ सकते हो एग्ज़ाम किस लेवल पर होने वाला है ना। तो आप चीज़ों को ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना कितने आपके सही हुए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।